डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के बिहार बोर्ड में जो पूछा गया प्रश्न, यानी 2025 में पूछने वाला, जिसका संभावना है पूछेगा यही प्रश्न, उसका आज हम लोग निपटारा करेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्लास करा चुके हैं और सब्जेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कराते हैं। आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है। यहाँ पर देखिए, ये फिजिक्स का हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और बारीकी से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखें। परिभाषित करें तो तथा और इसका SI मात्रक लिखें। सबसे पहले इसका परिभाषा देना है, उसके बाद इसका सूत्र लिखना है, उसके बाद इसका SI मात्रक लिखना और साथ ही साथ इसका बीमा भी लिख देना, और यह कौन राशि है वो भी लिख दीजिएगा तो और ही बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा देंगे। तो इसका परिभाषा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखिए, याद करने का भी ट्रिक होता है। सबसे पहले आप चुनिए कि मेन पॉइंट इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बार और आप लोग को बताते हैं बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र में, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सीधी सी सिंपल सी भाषा। तो यहाँ पर देखिए, फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है और इसका सूत्र होता है F/Q0 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, F/Q0 होता है। इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, F/Q0 होता है ना, F/Q0 होता है। उसके बाद देखिए, इसका देखेंगे अब क्या, इसका देखेंगे, इसका SI मात्रक देखेंगे। तो SI मात्रक क्या होता है वो देखिए। इसका SI मात्रक बहुत थे, इसका SI मात्रक होता है, सबसे पहले होता है न्यूटन प्रति कूलम ना। सबसे पहले क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद इसी को लिख सकते हैं, यानी C ऊपर चल जाएगा तो इन्वर्स में चल जाएगा और बट्टा वाला चिन्ह हट जाएगा ना। तो इन्वर्स में चल गया तो क्या हो गया, न्यूटन कूलम इन्वर्स। या उसके बाद इसको फिर से पढ़ सकते हैं, जूल प्रति कूलम मीटर ना। उसके बाद वोल्ट प्रति मीटर, ये भी इसका SI मात्रक होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इसका बीमा होता है MLT/T-3A-1, MLT/T-3A-1 होता है ना। उसके बाद देखिए, यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है ना। उसके बाद देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, साइक्लोटोन ना, साइक्लोटोन क्या है, इसकी 2 परिसीमाएं बताइए। साइक्लोटोन क्या है, इसकी 2 परिसीमाएं बताएं। देखिए, सबसे पहले साइक्लोटोन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, साइक्लोटोन एक वैद्युतीय चुंबकीय युक्ति है, यानी एक वैद्युतीय चुंबकीय यंत्र है। साइक्लोटोन क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय यंत्र है, जिसकी सहायता, साइक्लोटोन एक वैद्युतीय चुंबकीय युक्ति है ना। युक्ति या यंत्र एक ही बात हुआ, यंत्र है, जिसकी सहायता से धनायन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित गति प्रदान किया जाता है, साइक्लोटोन कहलाता है। फिर से आप सरल भाषा में समझाते हैं आप लोग को। देखिए, साइक्लोटोन
सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या है? साइक्लोट्रॉन एक वैद्युत यंत्र है ना, एक वैद्युत मशीन है, ठीक। और इसी के सहायता से जो भारी धन आवेश होता है ना, जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, इस सबको ना त्वरित गति प्रदान करने में किया जाता है, यानी बेंगने में किया जाता है, यानी फेंकने में किया जाता है। यानी साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरित गति प्रदान यानी चलाने में उसका किया जाता है उपयोग ना, त्वरित गति प्रदान करने में किया जाता है, यही साइक्लोट्रॉन कहलाता है। सीधी सी भाषा है, तो आप लोग को बताते हैं फिर से। साइक्लोट्रॉन एक वैद्युतीय चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिसकी सहायता से धन आवेश, एक मिनट, साइक्लोट्रॉन एक वैद्युतीय युक्ति है जिसकी सहायता से धन आयन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित गति प्रदान किया जाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। सीधी सी बात। इसकी परिसीमाएं ना, इसकी परिसीमाएं ऊपर थोड़ा कर लेते हैं और इसकी परिसीमाएं के बारे में चर्चा करते हैं। परिसीमाएं देखिए, साइक्लोट्रॉन का उपयोग भारी, यानी जो साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं भारी आवेशित कण को त्वरित गति प्रदान करने में किया जाता है ना। साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो भारी होता है, भारी आवेशित कण होता है, ओकरा गति प्रदान करने में किया जाता है। किसका उपयोग? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यह अनावेशित कण को त्वरित गति यानी त्वरित नहीं कर सकता है, जेम कोई आवेश नहीं होता, सीधा शून्य हो जाता है, ओकरा त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकता है ना। इसमें कुछ हेबे नहीं किया तो ओकरा त्वरित गति प्रदान कैसे करेगा ना। उसके बाद देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन आता है। 3 नंबर क्वेश्चन है शंट क्या है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है शंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं शंट क्या है। शंट क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखें। शंट क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखें। देखिए, शंट वैद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है या यंत्र है जिसकी सहायता से चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। ओकरा क्या कहते हैं? ओकरा शंट कहते हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं, मेन टॉपिक को घेर कर पढ़ते हैं ना, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक। तो देखिए, शंट एक वैद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली क्या है? ये लगाई जाने वाली युक्ति है ना। शंट वैद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली युक्ति है जिसकी सहायता से चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। ओकरे कहते हैं क्या? ओकरे शंट कहते हैं ना। आप लोग समझ के देखिए, यहाँ पर वैद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है यानी एक यंत्र है जिसकी सहायता से चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या एमीटर या वोल्ट मीटर में परिवर्तित करता है ना। और इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए, शंट की सहायता से गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से बचाने में करते हैं। यदि बहुत धारा ज़्यादा हो गया, गैल्वेनोमीटर उधर लगा है, तो उच्च धारा को बचाता है। ये कौन? गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से बचाता है शंट। उसके बाद देखिए, शंट प्रतिरोध मान को परिवर्तन कर एमीटर या वोल्ट मीटर में बढ़ाया जा सकता है। वोल्ट मीटर एमीटर में इसका बढ़ाया जा सकता है, इसका मान का ना, यही कहलाता है शंट। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्व को परिभाषित करें। पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्व को परिभाषित करें। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्व होते कौन कौन है ना। तो पहला होता है दिक्पात कोण ना, इसको चुंबकीय तत्व कहते हैं, दिक्पात कोण। और दूसरा होता है नमन कोण, एकरे कहते हैं या नति कोण ना।
उसके बाद देखिए दिक्पात कोण को फाई से सूचित करते हैं और नमन कोण को थीटा से सूचित करते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद देखिए दिक्पात कोण कहते हैं केकरा, ये बात आप लोग को अभी चर्चा करके बताते हैं दिक्पात कोण आखिर होता है क्या। तो उसके बाद देखिए दिक्पात कोण पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर तथा पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण दिक्पात कोण कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। और इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा हम जानते हैं, क्योंकि एक बार में समझ में आने वाला चीज़ ही नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए पृथ्वी के भौगोलिक, यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। उसके पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण, यानी भौगोलिक जे एगो पृथ्वी है ठीक, और ऊपर में एगो कोनो चुंबक है ठीक, ओकरे जे बीच के जे कोण होगा ना ओकरे कहते हैं कथी, ओकरे दिक्पात कोण कहते हैं ना। यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे किससे सूचित किया जाता है, फाई से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए अब नति कोण देखेंगे, नति कोण आखिर कहते हैं केकरा ना, नति कोण के बारे में अब चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नति कोण, और एकरे कहते हैं नमन कोण भी कहते हैं, एकरे नतियो कोण कहते हैं। तो उसके बाद देखिए नति कोण कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज के साथ झुकाव नति कोण कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज के साथ झुकाव नति कोण कहलाता है। इसे थीटा से सूचित किया जाता है, इसे थीटा से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है भंवर धारा क्या है, भंवर धारा क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग को दीजिए, इनके 2 अनुप्रयोग दीजिए। भंवर धारा क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग दीजिए। देखिए भंवर धारा आखिर होता क्या है, किसी चालक पट्टी से संबंधित, किसी चालक पट्टी से संबंधित ना, किसी चालक पट्टी से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसी चालक पट्टी से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पट्टी में क्या बंद वक्र के रूप में धारा प्रेरित हो जाता है। पट्टी में बंद वक्र के रूप में क्या होता है, धारा प्रेरित हो जाता है, जिसे भंवर धारा और एकरे फोको भी धारा कहते हैं, एकरे भंवर धारा भी कहते हैं और एकरे फोको भी धारा कहते हैं। यह सदैव उन्हीं कारकों का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है, उसी कारक का यह विरोध करती है। उसके बाद देखिए यह जिस चालक से होकर गुजरती है उसे गर्म कर देती है, यह जिस चालक से होकर गुजरती है उसे क्या करती है, गर्म कर देती है। और इसका सूत्र होता है H=I²RT ना, H=I²RT। इसका फिर से एक बार डिफिनेशन थोड़ा डीपली में आप लोग को समझाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए एगो चालक पट्टी से संबंधित एगो चुंबकीय फ्लक्स है ठीक, और वही परिवर्तन हो जाता है केनन के ना, तो पट्टी में बंद वक्र बन जाता है, क्या एगो बंद वक्र बन जाता है ठीक, और उससे ना धारा प्रेरित हो जाती है। उससे क्या होती है, बंद वक्र से धारा प्रेरित हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग को बताते हैं, एगो ये जैसे में चालक पट्टी हो गया ठीक, और यहाँ पर ये मानिए कि एगो ये चालक पट्टी है ठीक, यानी ये एक चालक पट्टी है, इसमें कुछ कुछ भरा हुआ है ना, ये चालक पट्टी हो गया। यहाँ पर थोड़ा दूसरा कलर लेकर आप लोग को समझाते हैं, ये चालक पट्टी हो गया ठीक, और इसमें कुछ कुछ भरा हुआ है ठीक। तो उसके बाद इनमें को वैद्युत फ्लक्स है ना, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, ये चालक पट्टी में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो पट्टी में बंद वक्र बन जाता है, क्या एगो बंद वक्र बन जाता है। जैसे ऐसे करके कोनो एगो बंद वक्र बन जाता है ठीक, ऐसे करके एगो बंद वक्र बन जाता है ना। तो बंद वक्र के रूप में धारा क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। ये जो बंद वक्र बना इससे क्या होता है, धारा प्रेरित हो जाता है, यानी प्रवाह होने लगता है। इससे धारा क्या होता है, प्रवाह होने लगता है, इससे आवेश ट्रांसफर होने लगता है, इससे धारा प्रवाह होने लगता है, ये छोर से धारा प्रवाह होने लगता है। एकरे कहते हैं भंवर धारा या फोको धारा ना। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये ना। उसके बाद देखिए इसका देखते हैं,
इसका उपयोग अब देखते हैं ना, इसका उपयोग के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उपयोग होता क्या है, भंवर धारा का क्या क्या उपयोग होता है। देखिए सबसे पहले भंवर धारा का उपयोग करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रेरण भट्ठी के रूप में किया जाता है, ऊष्मा उपचार के रूप में किया जाता है, रेलगाड़ी में बैकअप के रूप में किया जाता है, रेलगाड़ी के बैकअप के रूप में किया जाता है भंवर धारा का उपयोग। यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि को लिखें। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि को लिखें। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर में कौन कौन चीज़ होता है। ट्रांसफार्मर में कॉपर ऊपर ये सब 6 होता है। तो सबसे पहले देखिए कॉपर 6, उसके बाद लौह 6, उसके बाद फ्लक्स 6, उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्षैतिज 6 ना, यानी कॉपर 6, लौह 6, फ्लक्स 6 और स्थैतिज 6 ना, स्थैतिलीय 6, ये सब हो गया स्थैतिलीय 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग बारीकी से देखिएगा ना। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्त को लिखें। क्रांतिक कोण को परिभाषित करें और इसके साथ ही साथ क्या है, शर्त को भी लिखना है ना, शर्त को भी लिखना है। सबसे पहले देखिए क्रांतिक कोण होता क्या है, आपतन कोण का वह मान ना। आप लोग को पहले भाषा के माध्यम से समझाते हैं ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आवे, उसके बाद आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे। देख लीजिए सबसे पहले देखिए होता क्या है, यानी क्रांतिक कोण। देखिए सबसे पहले आपतन कोण का मान, ठीक, जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो 90 डिग्री हो, तो ओकरा कहते हैं कि क्रांतिक कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये होता है, जो आपतन कोण का मान होता है ना, वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये जो क्रांतिक कोण है ना, ये क्रांतिक कोण से क्या है, अधिक होना चाहिए आपतन कोण का मान। और इसे क्रांतिक कोण को किससे सूचित करते हैं, IC से सूचित करते हैं ना, IC से सूचित करते हैं। और जहाँ यहाँ पर हो जाता है प्रकाश हो जाता है, यानी C क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से भाषा के माध्यम से समझेंगे। आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो क्रांतिक कोण कहलाती है। आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो 90 डिग्री हो, वह क्या कौन चीज़ कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का 90 डिग्री हो तो वह कहलाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसका शर्त देख लीजिए, थोड़ा इसका शर्त भी देखेंगे, और शर्त भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका देखिए अब शर्त इसका देखेंगे, शर्त में होता है आखिर क्या ना। तो देख लीजिए यहाँ पर शर्त में आते हैं, और शर्त देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। प्रकाश की किरण जो होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद दूसरा शर्त क्या होता है, यानी इसका 2 ही शर्तें होता है। उसके बाद आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जो आपतन कोण का मान होता है वो कौन चीज़ से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। उसके बाद देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छा से देखिएगा ना। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, आखिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के बीच अंतर समझाएं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच अंतर समझाएं। देख लीजिए सबसे पहले नाभिकीय संलयन आता है। नाभिकीय संलयन में आखिर होता क्या है ना, ये तो समझना है नाभिकीय संलयन में होता क्या है। सबसे पहले देखिए नाभिकीय संलयन में इस क्रिया में भारी परमाणु 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट जाती है। इस क्रिया में भारी परमाणु 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है ना, भारी परमाणु 2 छोटे छोटे नाभिक में टूटता है। उसके बाद देखिए
नाभिक विखंडन में देखिए इस क्रिया में स्वतः परमाणु अल्फा बीटा यानी स्वतः परमाणु अल्फा बीटा और गामा ना, अल्फा बीटा और गामा ये उत्सर्जित करता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर देखेंगे, यानी 2 नंबर में क्या कहता है अंतर। देखिए इस क्रिया में नए तत्व उत्पन्न नहीं होता है, यानी नाभिकीय संलयन में नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन में देखिए इस क्रिया में नए तरह के तत्व उत्पन्न होता है, और इस क्रिया में यानी नाभिकीय संलयन में नया तरह का तत्व उत्पन्न नहीं होता है और नाभिकीय विखंडन में नए तरह के तत्व उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए फिर से नाभिक संलयन में इस क्रिया में बहुत तरह का विकिरण होता है, यानी नाभिक संलयन में बहुत तरह का क्या होता है, विकिरण उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन में इस क्रिया में 3 तरह का विकिरण उत्पन्न होता है। इस क्रिया में 3 तरह का मात्र विकिरण उत्पन्न होता है, और नाभिकीय संलयन इस क्रिया में बहुत तरह का विकिरण उत्पन्न होता है, और नाभिकीय संलयन इसमें नाभिकीय संलयन में बहुत तरह का विकिरण उत्पन्न होता है, और नाभिकीय विखंडन में 3 तरह का विकिरण उत्पन्न होता है। कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा ना, यही तीनों विकिरण उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए अब चौथा देखेंगे, इसका चौथा अथी देखेंगे अंतर। देखिए चौथा अंतर में क्या कहता है, यूरेनियम पोलोनियम आदि इस क्रिया में उपयोग किया जाता है, और नाभिकीय विखंडन में देखिए कौन कौन चीज़ उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में रेडियम पोलोनियम आदि का उपयोग, यानी रेडियम पोलोनियम आदि तत्वों का उपयोग किया जाता है इस क्रिया में, यानी यूरेनियम पोलोनियम आदि इस क्रिया में उपयोग किया जाता है, और इस क्रिया में रेडियम पोलोनियम आदि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आखिर कहता क्या, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश उत्सर्जन ना, प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या है, इसका एक उपयोग लिखें। प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या है, इसका एक उपयोग को लिखें। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एकरे कहते हैं, कौन चीज़ एकरे कहते हैं, एलईडी बल्ब जो आप लोग देखते होंगे, एलईडी बल्ब इसी को कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड, एकरे कहते हैं ना एलईडी बल्ब ना। उसके बाद देखिए वैसा इसका परिभाषा समझेंगे, वैसा पीएन संधि डायोड ना, वैसा पीएन संधि डायोड जिसमें वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उसे प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं, उसे प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं। और प्रकाश उत्सर्जन डायोड ना, इसका उपयोग क्या होता है, सबसे पहले इसका उपयोग जानेंगे। अब सबसे पहले इसका भाषा थोड़ा अच्छा से डीपली में समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में अच्छा से समझ लीजिएगा तो आप लोग कहूँ भी बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देख लीजिए सबसे पहले देखिए इसका परिभाषा का मेन टॉपिक क्या होता है। तो सबसे पहले वैसा पीएन संधि डायोड ना, पीएन संधि डायोड जिसमें वैद्युत ऊर्जा को सीधा प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ओकरे कहते हैं क्या, ओकरे कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड, सीधी सी भाषा है। और इसका उपयोग यानी इस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या कहता है, इसका एक उपयोग को भी लिखे। तो देख लीजिए उपयोग में क्या लिखिएगा, उपयोग में लिखिएगा प्रकाश की संचार व्यवस्था में किया जाता है इसका उपयोग ना। चर्चा कर देते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसका वीडियो सिर्फ कॉपी पर ही बताना वाला है। तो ये बता देते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मात्र 6 क्वेश्चन है, इसमें से एगो क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में हर हाल में पूछ ही लेगा ना। सबसे पहले देखिए एन यानी पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों की फोटो यानी एन क्या कहता है इस जगह, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। यहाँ पर देख लीजिए पी प्रकार के अर्धचालक की मोटी
परतों पी प्रकार के दो अर्धचालक, यानी ई कात भी एगो अर्धचालक है पी प्रकार का, और एगो कात ई कात भी अर्धचालक। उसके बीच में क्या है, इसके बीच में एन टाइप है ना, इसके बीच में एन टाइप है ना, इसके बीच में क्या है, एन टाइप। एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को स्थानांतरित कर बनाया जाता है कौन चीज, पी, यानी पी को कहते हैं उत्सर्जक और यहाँ पर पी को कहते हैं संग्राहक। उसके बाद एन को कहते हैं आधार क्षेत्र ना, एन को क्या कहते हैं, बीच वाला को आधार क्षेत्र, और कात वाला को एगो को उत्सर्जक और दूसरा को संग्राहक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये होल होता है और ये भी इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ना। उसके बाद देखिए इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पर देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक धारा वाहक होल धनात्मक सिरे से आकर्षित होकर आधार के तरफ धारा को प्रवाहित करता है। आधार के तरफ क्या होता है, धारा को प्रवाहित करता है ना। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देख लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर सेम टू सेम परिभाषा उसका, यानी सेम टू सेम जो उसमें बोले थे सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए एन प्रकार के क्या है, दो मोटी परत के अर्धचालक है, एन प्रकार के दो मोटी परत के अर्धचालक है, और बीच में क्या है, बीच यानी बीच पी प्रकार के अर्धचालक को दबाकर बनाया जाता है, बीच में पी प्रकार के अर्धचालक को दबाकर बनाया जाता है। तो देखिए दोनों कात में क्या है, एगो है उत्सर्जक एन टाइप उत्सर्जक अर्धचालक, उसके बाद इधर है एन टाइप संग्राहक अर्धचालक, और बीच में क्या है, बीच में है पी टाइप ना, बीच में पी टाइप, इधर होल हो गया अब इधर इलेक्ट्रॉन हो गया ना। यहाँ पर देख सकते हैं व्यतिकरण को परिभाषित करें और यंग का दिक् छिद्र प्रयोग में प्राप्त कर फ्रिंज को यानी फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है बनाया गया है, ये फिगर बनाया गया है, ये फिगर ऐसा है, देख लीजिए एक यहाँ से आता है प्रकाश की किरण। सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्यतिकरण को परिभाषित कर लेंगे ना। व्यतिकरण को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देख लीजिए व्यतिकरण को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसका भाषा थोड़ा देते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से, जो दो से अधिक प्रकाश तरंग जिनकी आवृत्ति समान हो व आयाम लगभग समान हो तो एक दिशा में संचारित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप नई तीव्रता वाली प्रकाश तरंग का निर्माण होती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए फ्रिंज की चौड़ाई वाला बात है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। आप लोग को भाषा तो समझा देंगे बट इसमें समझ उतना नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग को कॉपी पर ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो व्यंजक होता है ये सब समझा कर फिगर के माध्यम से बताना पड़ता है, जो कि ये पर संभव नहीं है, इसीलिए आप लोग को सिर्फ कॉपी पर ही बताएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।